नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान IAS एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत जोरों शोरों से अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में कुछ एग्जाम्स के बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें ADEO का एग्जाम हो गया, अमीन पटवारी का एग्जाम, हॉस्टल वार्डन का एग्जाम। ये सारे एग्जाम्स जो हैं CG व्यापम द्वारा आयोजित किए जाने हैं। इनकी बहुत चर्चाएं हो रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ADEO के एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे। क्या सिलेबस है, क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके अलावा 2012 में और 2017 में जो ADEO के एग्जाम्स हुए हैं उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इन सारी बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, हमारे द्वारा ADEO के लिए ऑनलाइन लाइव क्लास आरंभ की जा रही है, जो कि 12 मई से आरंभ होगी। ध्यान रखेंगे, 12 मई से हमारे द्वारा ADEO के लिए ऑनलाइन लाइव क्लास प्रारंभ की जा रही है, जिसका समय होगा सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक। प्रतिदिन 1-1 घंटे की 3 कक्षाएं होंगी। कुल 60 दिनों तक कक्षाएं चलेंगी, कुल 60 दिनों तक। तो कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, 12 मई से आरंभ होगी, समय होगा सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक। प्रत्येक कक्षा के बाद आपको उस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा, साथ में PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्रत्येक संडे को टॉपिक वाइज और साप्ताहिक टेस्ट भी आयोजित किए जाएंगे। तो इस बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्लास कैसे ज्वाइन करनी है, इन सभी बातों की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक सही दिशा में अगर आपको तैयारी करनी है तो आप इस क्लास से जरूर जुड़े। अभी मैं ADEO के सिलेबस पर चर्चा करूंगा तो आपको समझ में आएगा, कुछ बातें आपको नई सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि सिलेबस में कुछ नई बातें भी आपको दिखाई देंगी। तो एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए, एक सही दिशा में तैयारी के लिए आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। चलिए बात करते हैं ADEO के सिलेबस की। तो देखिए, सबसे पहली बात, CG व्यापम द्वारा ये एग्जाम आयोजित किया जाएगा। कुल 150 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र मिलेगा आपको। तो आपको एक ही पेपर देना है। कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब कुल 150 अंक का एक पेपर आपको मिलेगा। अब इस 150 प्रश्नों में क्या क्या शामिल हैं, उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, एक ब्रीफ में अगर आप नॉलेज देखेंगे पाठ्यक्रम का, तो ये आपके सामने लिखा गया है। इसमें 5 भाग हैं। प्रत्येक भाग से 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब प्रत्येक भाग 30-30 अंकों का होगा। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक भाग से पूछे जाएंगे 30 प्रश्न। और आपको जैसा कि पता है, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, मतलब 30 अंक का एक भाग होगा। तो सबसे पहला जो भाग है, इसमें क्या लिखा हुआ है, सामान्य ज्ञान, विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। अभी देखेंगे क्या क्या शामिल है इस भाग में। दूसरा लिखा हुआ है आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी। तीसरा लिखा हुआ है पंचायती राज की जानकारी। चौथा, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी। और 5वां है सामान्य हिंदी। ये 5 भाग होंगे। प्रत्येक भाग से 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब प्रत्येक भाग 30 अंक का होगा। अगर बात करूं मैं पहले भाग की, सामान्य ज्ञान, विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, तो आप देख पा रहे हैं यहां से क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप भाग 1 में देखेंगे, इकाई 1 लिखा हुआ है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। 2012 में जो ADEO का पेपर हुआ था और 2017 में जो हुआ था, अगर यहां पे मैं बात करूं तो 2012 में भी इकाई 1 से 6 प्रश्न पूछे गए थे। 6 प्रश्न। ये जो आपका इकाई 1 लिखा हुआ है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, यहां से 6 प्रश्न 2012 में पूछा गया था और 6 प्रश्न 2017 में पूछा गया था। अगर मैं बात करूं इन 6 प्रश्नों में
2 नेशनल करंट अफेयर के थे, मतलब राष्ट्रीय, और 4 थे इंटरनेशनल करंट अफेयर, मतलब अंतरराष्ट्रीय। तो आप देख पा रहे हैं 2012 में 6 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर से, जिसमें 2 थे नेशनल के और 4 थे इंटरनेशनल के। जबकि 2017 में 6 प्रश्न में 3 पूछा गया था नेशनल करंट अफेयर का और 3 पूछा गया था इंटरनेशनल करंट अफेयर का। मतलब पहला इकाई जो है करंट अफेयर का, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, यहां से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो मान के चलिए 5 से 6 प्रश्न आपसे इकाई 1 मतलब करंट अफेयर से पूछेगा, ऐसा मान के चलेंगे आप। इकाई 2 में क्या लिखा है? भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली और भारतीय प्रशासन। देखा जाए तो संविधान का भाग है, संविधान का भाग। तो यहां से भी प्रश्न पूछा गया है भाई, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। अगर बात करूं इकाई 2 से 2017 में और 2012 में पूछे गए प्रश्नों की, तो 2012 में यहां से पूछे गए थे 6 प्रश्न। 2012 में यहां से पूछे गए थे 6 प्रश्न और 2017 में यहां से पूछे गए हैं 5 प्रश्न। प्रश्न बहुत आसान पूछे जाते हैं। जो संविधान वाला इकाई लिखा गया है, यहां से एकदम बेसिक प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे राष्ट्रपति जी को कौन शपथ दिलाता है, यह प्रश्न बन चुका है। 324 नंबर का जो आर्टिकल है उसके बारे में पूछा गया है कि 324 आर्टिकल जो है वो किससे संबंधित है। इसके अलावा संविधान के जो स्रोत हैं वो कहां से लिए गए हैं, जोड़ी मिलाव वाले प्रश्न में पूछा था। डीपीएसपी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, नीति निदेशक तत्व से। तो एकदम बेसिक प्रश्न पूछे गए हैं, आसानी से बनेंगे आपसे। तो आप देख सकते हैं 2012 में लगभग 6 प्रश्न पूछे गए थे और 2017 वाले पेपर में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा जो प्रश्न बचेंगे वो पूरे पूछे जाएंगे छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, यहां से बाकी बचे हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं इकाई 3 में लिखा गया है छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा। इकाई 4 में लिखा है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल। इसके अलावा और भी हैं, आप देख सकते हैं। इकाई 5 में है संगीत एवं नृत्य और इकाई 6 में है छत्तीसगढ़ की जनजातियां। तो आप देख सकते हैं शुरू की 2 इकाई अगर आप छोड़ देंगे तो बचा हुआ पोर्शन पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का ही है। तो लगभग 18 से 19 प्रश्न, लगभग 18 से 19 प्रश्न 2012 में बन चुके हैं छत्तीसगढ़ से और 2017 में भी बन चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन से लगभग 18 से 19 प्रश्न बने हैं 2012 के एडीओ के एग्जाम में भी और 2017 के एडीईओ के एग्जाम में भी। तो छत्तीसगढ़ का वेटेज लगभग 18 से 19 प्रश्नों का है भाग 1 में, इसीलिए लिख दिया है छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में। तो 30 में से लगभग 18 से 19 प्रश्न आपको छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से मिलेंगे। 5 से 6 प्रश्न संविधान से और 5 से 6 प्रश्न आपको मिलेंगे करंट अफेयर, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल है। क्लियर है यहां तक? तो आप देख सकते हैं यहां पे 2 इकाई और है, संगीत एवं नृत्य, छत्तीसगढ़ की जनजातियां। तो ये हो गया भाग 1। तो भाग 1 आप ऑलरेडी पढ़े हैं देखा जाए तो, चाहे आपने सीजीपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया है, चाहे आपने सीजी व्यापम के और भी एग्जाम्स दिए हैं, उसमें आपने छत्तीसगढ़ भी पढ़ा है, उसमें आपने संविधान भी पढ़ा है और करंट अफेयर तो आप सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ते आए हैं। तो ये जो भाग 1 है ये जाना पहचाना है, देखा हुआ भाग है, कुछ नया नहीं है ये। बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। देखिए भाग 2 में क्या है, आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी। आजीविका का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक, आप अपने जीवन में अलग अलग काल अवधि में जो भी काम करते हैं, जिस क्षेत्र में काम करते हैं, वही क्या है, आजीविका है। उसी को रोजगार बोल देते हैं, उसी को करियर बोल देते हैं आप। तो आजीविका से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी, यह है आपका भाग 2। यहां से भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, इकाई 1 भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन अपेक्षित है।
यहां से प्रश्न बने हैं। आप 2012 का पेपर देख लीजिए, 2017 का पेपर देख लीजिए, हरित क्रांति का प्रश्न बना है, श्वेत क्रांति का प्रश्न बना है। पूछा है हरित क्रांति के जनक कौन थे, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, हरित क्रांति किससे संबंधित थी, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो ये सारे प्रश्न आपको इकाई 1 से बनते हुए दिखाई देंगे। सेकंड आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आजीविका मिशन, यहां से प्रश्न बनना तय है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत क्या क्या योजनाएं हैं, उसका क्या उद्देश्य है, यहां से प्रश्न बन चुके हैं। इकाई 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका क्या है। और भी आगे देखिए इकाई 4 में लिखा संस्थागत विकास, स्व सहायता समूह, स्व सहायता समूह के प्रकार, गठन की प्रक्रिया, यहां से भी प्रश्न बन चुके हैं। स्व सहायता समूह के बारे में बातचीत किया है। स्व सहायता समूह जो है उसमें न्यूनतम या सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं, ऐसे प्रश्न बन चुके हैं। तो स्व सहायता समूह से प्रश्न बने हैं। आगे देखिए आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था। इकाई 6 में लिखा है बाजार, परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार, तरीके इत्यादि। सहकारी बैंकों के बारे में प्रश्न बन चुके हैं। इकाई 7 में आप देख पा रहे हैं पशुधन उत्पाद एवं प्रबंध। पशुधन से प्रश्न बने हैं कि राज्य में जो पशु उत्पाद हैं उसमें मुख्यतः कौन से उत्पाद शामिल हैं। तो पशुधन उत्पाद से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। कुल 7 इकाई आप देख पा रहे हैं, लगभग 4 प्रश्न हर इकाई से पूछे गए हैं। 2012 और 2017 का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो लगभग 4 प्रश्न जो है वो हर इकाई से पूछे गए हैं। दूध उत्पादन में किस देश का सबसे पहला स्थान है, ऐसे प्रश्न बन चुके हैं। पशुधन को लेके बने हैं, छत्तीसगढ़ में पशुधन को लेके भी प्रश्न बन चुके हैं। तो यहां से लगभग हर इकाई से 4 प्रश्न बने हैं, लगभग हर इकाई से। कुल 7 इकाई शामिल है यहां पे, लगभग हर इकाई से 4-4 प्रश्न पूछे गए हैं। यह थोड़ा सा भाग आपको नया लगेगा क्योंकि आप व्यापम के और जो एग्जाम्स देते हैं उसमें इतना डिटेल में इन टॉपिक्स को कवर नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं आपने हरित क्रांति पढ़ा है, श्वेत क्रांति पढ़ा है, आप राष्ट्रीय आजीविका मिशन भी कहीं ना कहीं सुने हैं, पढ़े हैं, लेकिन उतना डिटेल में नहीं पढ़े हैं जितना यहां पे चाहिए। तो ये थोड़ा सा नया भाग होगा आपके लिए, थोड़ा सा नया भाग होगा। जैसे पहला भाग आपने सुना है, देखा है, पढ़ा है, लेकिन दूसरा भाग आपने सुना बस है, थोड़ा मोड़ा पढ़ा है आपने, समझ आ रहा है, बहुत डिटेल में आपने पढ़ाई नहीं की है। तो एडीईओ के एग्जाम के लिए भाग 2 में आपको डिटेल में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि भाग 2 थोड़ा सा नया है। तो यहां पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन आप तैयारी करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, साथ साथ क्लास के अगर आप नोट्स बनाते चलते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, ये सारी बातों को आपको बताया जाएगा। तो जो हमारी क्लास 12 मई से स्टार्ट हो रही है उसमें एक लेक्चर आजीविका का भी होगा, ध्यान रखेंगे, एक लेक्चर आजीविका का भी होगा, क्योंकि नया भाग है, इसको आप शुरू से मेहनत करेंगे तभी जाके आपका तैयारी पूरा हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं कुल इसमें 7 इकाई शामिल की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाग 3 की ओर आते हैं। तो भाग 3 में है पंचायती राज की जानकारी। ये थोड़ा सा आसान है क्योंकि इसे आप पढ़ चुके हैं। नगरीय निकाय नहीं है, केवल पंचायती राज के बारे में पूछा है, नगरीय निकाय आपको नहीं पढ़ना है। तो यहां से भी 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 1 में आप देख सकते हैं 73वां संविधान संशोधन, उसकी विशेषताएं पढ़नी है आपको पता होगा भाई, 73वां संविधान संशोधन, ठीक, पढ़ेंगे डिटेल में आप। उसके बाद देख सकते हैं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम क्या था, कब आया। त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, जैसे आपको पता होगा जिला स्तर पर जिला पंचायत होता है, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है। तो इनके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे। यहां पे जिला पंचायत की संरचना क्या होती है, किसका प्रत्यक्ष मतदान होता है निर्वाचन में, किसका अप्रत्यक्ष होता है, इनकी बैठकें कब कब होती हैं, गणपूर्ति कितनी चाहिए, अध्यक्षता कौन करता है, किसके समक्ष शपथ लेते हैं, किसके समक्ष त्यागपत्र देते हैं, ये सारी बातें आप पढ़ेंगे। यहां पे ग्राम पंचायत के कृत्य, ग्राम पंचायत आप पढ़ेंगे ही
क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत में आप ग्राम पंचायत पढ़ते हैं, ग्राम स्तर पर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे आप। ग्राम पंचायत के काम क्या है? ग्राम पंचायत आपका त्रिस्तरीय में ही शामिल होता है, अलग से भी लिख दिया है ग्राम पंचायत के काम। उसके बाद आप देख सकते हैं ग्राम सभा। आपने पढ़ा होगा प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा होनी आवश्यक है। तो प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा होती है। तो ग्राम सभा में जो बैठकें होती हैं वो कब कब होती हैं, उनकी अध्यक्षता कौन करता है, सामान्य क्षेत्र में कौन करता है, अनुसूचित क्षेत्र में कौन करता है, ग्राम सभा के कार्य क्या होते हैं, गणपूर्ति कितनी चाहिए होती है, ये सारी बातें आप यहां पे पढ़ेंगे। तो ये जो भाग है ये भी देखा हुआ भाग है आपका, आप इसको हमेशा पढ़ते आए हैं। पंचायती राज ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी सीजीपीएससी द्वारा पूछा गया है। लगभग हर एग्जाम में पंचायती राज पूछा ही जाता है, चाहे आप व्यापम के जो एग्जाम्स होते हैं जैसे पटवारी का हो गया, फूड इंस्पेक्टर का हो गया, यहां भी पूछा गया है, मंडी निरीक्षक का हो गया, हर एग्जाम में पंचायती राज से प्रश्न बन चुके हैं। तो ये भी देखा हुआ, पढ़ा हुआ, सुना हुआ भाग है भाई, तो यहां पे भी दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। अगला जो भाग है, अच्छा इसमें 2 इकाई और बच गई है, देख सकते हैं आप। ग्राम पंचायत की समितियां, ये तो पढ़ेंगे ही आप। जो समिति होती है, शिक्षा समिति हो गई, संचार समिति हो गई, समझ आ रहा है, जितनी भी समितियां होती हैं समितियों के बारे में आप यहां पढ़ेंगे। इकाई 7 में पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं की जानकारी। समितियों पे तो प्रश्न बनते ही हैं, शिक्षा समिति, कृषि समिति, कौन अध्यक्ष होता है, कौन उपाध्यक्ष होता है समिति का, किसमें कितने सदस्य होते हैं, किसका क्या कार्य होता है, कौन सा कार्य कौन सी समिति करती है, ये सारी बातें आप पढ़ेंगे ही। मतलब पूरा पंचायती राज आपको डील करना है। ठीक, देखते हैं अगला भाग। अगला भाग थोड़ा सा नया लगेगा आपको। अगला भाग क्या है देखिए, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे वापस से 30 अंकों के। ये थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं, जैसे थोड़ा इकोनॉमी में पढ़े होंगे आप, थोड़ा मोड़ा आप इसको देखा दिखाया लगेगा। ये जैसे आप देख सकते हैं ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, क्या योजनाएं हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उसके लिए पात्रता क्या है, मिलने वाली सहायता की जानकारी। मतलब जो योजनाएं हैं उसमें क्या पात्रता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसमें क्या सहायता मिलेगी, इन सभी बातों की जानकारी आपको रखनी है। ये देखिए यहां लिख दिया है, ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वराज योजना, ये देखिए योजनाएं लिख दिया है। इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये देखिए योजनाएं लिख दिया है। इन योजनाओं की पात्रता क्या है, किसको मिलेगी सहायता, कितनी सहायता मिलेगी, कहां तक काम हुआ है, कितना काम हुआ है, सभी आंकड़ों को भी पढ़ेंगे आप। तो इन योजनाओं के बारे में आपको डिटेल में जानकारी रखनी है। आगे भी आप देख सकते हैं और भी इकाई शामिल हैं। इकाई 3 में सामाजिक अंकेक्षण, इकाई 4 में है ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की क्या भूमिका है। इसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या था, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या प्रोसीजर है उसका, सूचना का अधिकार के बारे में आप पढ़ेंगे। जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य एवं योजनाएं, तो योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है। जो भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो सारी यहां पे आपको कवर करनी है। तो ये भी थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा नया है। जैसे योजनाएं आप कहीं ना कहीं हर परीक्षा में देखते हैं, पूछा रहता है। जैसे मनरेगा आपके लिए बहुत नया नहीं है, मनरेगा आप सुनते हैं बहुत डिटेल में, लेकिन आप नहीं पढ़ते हैं। जितनी आवश्यकता होती है एग्जाम में उतना ही पढ़ते हैं। आपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सुना है, उसी के तहत कितना काम हुआ है, सारी बातें आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में चर्चा होगी यहां पे। समझ आ रहा है, आपने सारा कुछ सुना हुआ है। ये देखिए ये जो भी लिखा हुआ है यहां पे आपने सारा कुछ सुना हुआ है। आप किसी भी योजना को उठा लीजिए, इंदिरा आवास योजना, ये देखिए आपने कहीं ना कहीं सुना है। तो इनके बारे में आपको जानकारी रखनी है पूरी कि इनका उद्देश्य क्या है, कब ये चालू हुई थी, कौन से वर्ष में चालू हुई थी, ये पात्रता क्या है। जैसे बात करूं अगर मैं आम आदमी बीमा योजना, तो इसकी पात्रता क्या है, किसको मिलेगी, कितनी सहायता राशि मिलेगी, ये सारी बातों पर आपको थोड़ा सा डिटेल में नॉलेज रखना है। आप
ऊपर ऊपर का थोड़ा पढ़ते हो बस। जैसे सीजीपीएससी प्री की तैयारी करोगे, मेंस की तैयारी करोगे, सीजी व्यापम के जो एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी करोगे आप, तो आप पूरे डिटेल में चर्चा नहीं करते हो इस पे। एक रफ आप ब्रीफ नॉलेज बोल सकते हो आप रखते हो, लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिटेल में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। है बहुत आसान भाग, ये बहुत आसान है, इसमें समझने में कोई दिक्कत होगी ही नहीं आपको। मैक्सिमम योजनाएं हैं तो योजनाएं आपको पढ़नी है कि उनका उद्देश्य क्या था भाई, कब स्टार्ट हुई थी, उद्देश्य क्या है, किसको मिलेगी सहायता राशि, कितनी मिलेगी, सारा कुछ आपको देखना है बस। तो है बहुत आसान भाग, ये थोड़ा सा नया है लेकिन आपके लिए यहां पे मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा आपको। लास्ट में आता है आपका, देखिए भाग 5, ये बहुत आसान भाग है, सामान्य हिंदी। अगर आप व्यापम की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप हिंदी को तो पढ़ते ही हैं, सीजीपीएससी की परीक्षाओं के लिए भी हिंदी को पढ़ते हैं आप, तो हिंदी तो आपको पता ही है, बहुत आसान है। ये देखिए वही सब पूछेगा, स्वर, व्यंजन, लिंग, वर्तनी, वचन, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, कैकार्थी, मुहावरे, कहावतें, जो भी आप हिंदी पढ़ें आपको पता है, हिंदी बहुत बड़ी बात नहीं, आप पढ़ सकते हैं। तो ये आसान सा भाग है, प्रश्न वैसे ही पूछे गए हैं। 2012 का पेपर उठा लीजिए, 2017 का पेपर उठा लीजिए, प्रश्न वही पूछे गए। इसका पर्यायवाची क्या होगा, इसमें कौन सा संधि है, इसमें कौन सा समास है, इसमें उपसर्ग कौन सा है, इसमें प्रत्यय कौन सा है, इसका तद्भव निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका तत्सम निम्नलिखित में से कौन सा है, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, समझ आ रहा है। संयुक्त स्वर आप पढ़े होंगे तो वो क्या होते हैं। तो हिंदी देखा हुआ लगेगा, कुछ नया आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये हिंदी का सिलेबस आपके सामने है। तो देखा जाए तो 2 भाग आपके लिए नए हैं, भाग 2 जो था आजीविका और भाग जो 4 था योजना वाला, ये थोड़ा सा नया भाग है, वहां पे थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। बाकी जो भाग इसमें है आपने देखे, बहुत आसान है। इंडियन जीएस आपको देखा जाए, जैसे भारत का इतिहास हो गया, नहीं पढ़ना है, ठीक, ये सब चीजें आपको नहीं पढ़नी है, जो सिलेबस में लिखा गया वही पढ़ेंगे। बहुत बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर क्या इंडियन जीएस भी पूरा कवर करना है, तो आप देख सकते हैं जो सिलेबस में लिखा है वही पढ़ना है भाई, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है आपको, जो सिलेबस में लिखा है वही पढ़िए। भारत का इतिहास कहीं पे लिखा है क्या, नहीं लिखा है तो नहीं पढ़ना है आपको। भारत का भूगोल कहीं पे लिखा है क्या, नहीं लिखा है तो नहीं पढ़ना है आपको। अर्थव्यवस्था के लिए मना नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के बहुत सारे टॉपिक आप देख पा रहे हैं, भाग 2 में है, भाग 4 में है। अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं आप, जो योजनाएं आपको दिखी हैं सिलेबस में, अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ पढ़ते हैं आप उसको, इसीलिए अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ना है ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन जो सिलेबस में लिखा है उसको पढ़ना है। साइंस नहीं पढ़ना है आपको, मैथ्स नहीं पढ़ना है आपको, रीजनिंग आपको नहीं पढ़ना है। तो मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, व्यापम की इस परीक्षा में मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं है, समझ आ रहा है। तो यहां तक आशा करता हूं आपको चीजें थोड़ी समझ में आई होंगी। तो थोड़ा सा रणनीति क्या होगा पढ़ने का, उस बात को समझिए, ठीक, क्या रणनीति आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं भाग 1 की, तो भाग 1 में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2012 और 2017 का पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये जो करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस हैं ये भी आसान ही पूछे गए थे, उस समय के करंट अफेयर पर आधारित थे वो, तो बहुत आसान क्वेश्चंस थे। आपको 6-7 महीने तक का करंट अफेयर थोड़ा सा कवर करना है। ऐसा बोला जाता है कि 1 साल तक का करंट अफेयर कवर कर लो, जब एग्जाम होने वाला है उससे 1 साल तक का करंट अफेयर कवर कर लो, बाकी 6-7 महीना का कवर करेंगे तो भी काम चल जाएगा। पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है यार, जैसे पटवारी के पेपर में वो वन रिपोर्ट जो पूछा था 2011 का पूछ लिया था, 2011 का वन रिपोर्ट पूछ लिया था, तो पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है। आप कितना कर सकते हैं, तो आपको 6 महीना, 7 महीना, साल भर का करंट अफेयर तैयार करके रखना है। जब एग्जाम होगा उससे 1 साल के अंदर तक का करंट अफेयर आप रेडी करके रखेंगे, आसानी से 5-6 प्रश्न जो भी पूछे जाएंगे करंट अफेयर के आप कर सकते हैं। दूसरा जो भाग है संविधान का, देखिए संविधान है बहुत बड़ा टॉपिक, पूरा संविधान देखेंगे तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन क्वेश्चंस जो पूछे गए थोड़े से आसान पूछे गए हैं, थोड़े से आसान क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको पूरा। जैसे आर्टिकल नंबर 324 पूछ लिया था, तो ये चुनाव आयोग से संबंधित है, चुनाव आयोग के गठन को बताता है। ये राष्ट्रपति जी को पद
और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा डीपीएसपी राज्य के नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है? ब्रीफ में अगर आप पढ़े हैं, लेकिन संविधान एक ऐसा विषय है कि आपको थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके आपसे संविधान बनता है। तो संविधान अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी से संविधान के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे कि अगर आप पढ़े हैं संविधान को तो क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। तो संविधान पढ़ना तो पूरा पड़ेगा आपको, देखिए, लेकिन पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। छोड़ भी नहीं सकते भाई, क्योंकि देख पा रहे हैं 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं संविधान के, कैसे छोड़ दे? फिर 6 प्रश्न कम थोड़ी होते हैं यार, और ऐसे प्रश्न जो कि बनेंगे आपसे, तो मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप पढ़े होंगे। बाकी अगर आप तैयारी किए हैं सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के एग्जाम्स की, तो संविधान कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। छत्तीसगढ़ के सेक्शन से 18 से 19 प्रश्न पूछेगा, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में हैं, छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ तो पढ़े ही होंगे आप। छत्तीसगढ़ पढ़ना पड़ेगा आपको, बिना छत्तीसगढ़ के तो छत्तीसगढ़ में कोई एग्जाम निकलना संभव है नहीं। चाहे आप सीजीपीएससी के एग्जाम देख लो, चाहे आप सीजी व्यापम के एग्जाम देख लो, फिर भी सीजी व्यापम में तो थोड़ा कम वेटेज है छत्तीसगढ़ का। सीजीपीएससी का देख लो एग्जाम, छत्तीसगढ़ के सीधे 50 प्रश्न आते हैं, सीधे 50 प्रश्न। तो छत्तीसगढ़ तो पढ़ना ही पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ आप पढ़ के बैठे होंगे। क्वेश्चंस जनरल ही पूछे गए थे, बहुत टफ नहीं पूछे गए थे। जनरल क्वेश्चंस ही बने थे, बहुत टफ नहीं पूछे गए थे। हो सकता है आने वाले समय में टफ पूछ ले। बाकी सीजी व्यापम जो एग्जाम्स लेता है, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ के प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा कम होता है। अभी पटवारी का जो एग्जाम हुआ संडे को, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा कम ही था। आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो छत्तीसगढ़ का आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। यह भाग आपको दे सकता है 30 प्रश्न आएंगे, तो यह भाग आपको 25 प्लस दे सकता है। 25 प्लस आपको दे सकता है ये भाग। भाग 2 थोड़ा सा नया है, भाग 2 थोड़ा नया लगेगा आपको, आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी। तो ये जब क्लास करेंगे तो प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा कि आपको तैयारी किस दिशा में कितनी करनी है। इसीलिए आपको बोल रहा थोड़ा जुड़ के तैयारी करिए, क्योंकि कुछ भाग ऐसे हैं जहां पे आपको गाइडेंस की आवश्यकता होगी। कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किन बातों को ज्यादा ध्यान देना है, आप देख सकते हैं क्लास में। डेमो अटेंड करके देखिए आप, 2 दिन का, 1 दिन का, आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। तो भाग 2 आपको पूरा रणनीति बताया जाएगा कि आपको कैसे, कहां से तैयारी करनी है। क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो 2012 और 2017 का जो पेपर हुआ है उसमें देख सकते हैं आप। भाग 3 आसान है, भाग 3 आसान है, लेकिन आप पढ़े होंगे तो ही आसान है। बहुत लोग को बहुत टफ भी लगता है कि सर पंचायती राज है तो बहुत टफ पोर्शन हो गया, है बहुत आसान, क्योंकि जिला पंचायत आप पढ़ें, जनपद पंचायत थोड़ा थोड़ा चेंजेस लगेगा बस, फिर ग्राम पंचायत थोड़ा मोड़ा चेंजेस लगेगा, एकदम चेंजेस नहीं के बराबर होता है। समितियां पढ़ेंगे तो वही रहती हैं, थोड़ा मोड़ा चेंजेस आपको दिखाई देगा। तो आप एक प्रॉपर रणनीति के साथ पढ़ेंगे, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ेंगे तो पंचायती राज बहुत आसान लगेगा, क्योंकि थोड़ा मोड़ा चेंजेस आपको दिखाई देगा, बहुत ज्यादा चेंजेस होता ही नहीं है। जैसे मैं जिला पंचायत को एकदम अच्छी से तैयार कर लिया हूं, जिला पंचायत को बहुत अच्छी से रेडी किया हूं, एक एक बात को यहां पे मैं अच्छी से समझ के पढ़ा हूं, तो जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत आपको आसानी से समझ में आएगा। आसानी से बेसिक बातों को समझना है, रटना नहीं है आपको, समझ के करेंगे तो बहुत अच्छी से बनेगा। उसके बाद आप याद कर लीजिए उन चीजों को, तो यहां से भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा भाग है, यहां से भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आसान भाग है। सेलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, समिति पे आधारित प्रश्न आता है, ग्राम सभा के प्रश्न पूछेगा ही। और खुद सोचो यार 30 प्रश्न पूछ रहा है पंचायती राज से, 30 प्रश्न, जबकि आप एग्जाम्स देते हैं तो आपको 1-2 प्रश्न मिलते हैं बस, यहां पे 30 प्रश्न मिलेगा पंचायती राज से। ये वाला भाग थोड़ा नया लगेगा आपको वापस से। इस भाग में नया है जरूर, लेकिन इसका जो सिलेबस है वो देखेंगे तो केवल योजनाएं लिखा है, आसानी से आप योजनाओं को कवर कर सकते हैं। प्रॉपर नोट्स मिलेगा, प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा, तो आप योजनाओं को याद कर लीजिएगा। आपको की पॉइंट बता दिया जाएगा, कब से शुरू हुआ है, क्या उद्देश्य है, सारी बातें आपको बता दी जाएंगी, तो आपको याद करने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका था भाग नंबर 4। अब भाग 5 तो आसान है, हिंदी है, भाग 5 आपको पढ़ाया जाएगा हिंदी। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जरूर बैच को ज्वाइन करें। ध्यान रखिएगा,
12 मई से क्लासेस आरंभ होंगी। सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक का समय होगा। प्रतिदिन 3 घंटे की क्लासेस चलेंगी। शुरू में 3 भाग को शामिल किया गया है। 3 भाग, जिसमें भाग 1 आपका चलेगा। भाग 1 जैसा कि आपको बताया मैं, छत्तीसगढ़ वाला भाग जो है। भाग 2 आजीविका चलेगा और भाग 5 हिंदी चलेगा। तो शुरू में जो क्लासेस चलेंगी 3 घंटे की, वो 3 क्लासेस कौन कौन सी होंगी ध्यान रखिएगा। एक तो आपका सीजी वाला पोर्शन आएगा, एक आपका आजीविका वाला पोर्शन आएगा और तीसरा आपका हिंदी वाला पोर्शन आएगा। ये 3 भाग को लेकर क्लासेस आरंभ की जाएंगी 12 मई से। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा। जो भी क्लास आप अटेंड करेंगे उस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जाएगा। मतलब जो आप देखेंगे पढ़ेंगे उसको वापस से वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो क्लास का पीडीएफ होगा, डिजिटल बोर्ड में ही क्लास ली जाएंगी। तो जैसे ये पीडीएफ बना हुआ है, पीपीटी बना हुआ है, ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप इसी को देख सकते हैं, जैसा लिखा हुआ है सेम ऐसा आपको दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए, एक सही दिशा में तैयारी आपको करनी पड़ेगी। थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जाम है, सिलेबस थोड़ा सा अलग है, कुछ नए भाग भी ऐड हैं, तो आपको तैयारी एक प्रॉपर, एक अच्छे गाइडेंस के साथ में करनी होगी। चलिए, तो आशा करता हूं आपको थोड़ा समझ में आया होगा क्या है एडीईओ का एग्जाम, किस प्रकार से तैयारी करनी है, सिलेबस में क्या है। तो याद रखिए 12 मई से क्लासेस आरंभ होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। आप घर बैठे मोबाइल में, लैपटॉप में क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। डेमो क्लासेस के लिए आप 2 दिन डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, या इसके अलावा हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं, उनको भी देख सकते हैं डेमो के तौर पर। हमारा जो YouTube चैनल है उसमें बहुत सारे लाइव क्लासेस के वीडियो अपलोड किए गए हैं, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई बहुत अच्छी से करते रहिए, पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। चलिए, धन्यवाद।